दोस्तों एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी हम लोग गगन प्रताप एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 190 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 से 220 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 191 सवाल में दिया गया है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 91 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए ऐसे सवालों के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है ऑप्शंस मेथड। ऑप्शन से आप ऐसे सवालों का आंसर आप सेकेंडों में निकाल सकते हो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडों में आ जाएगा। वो देखिए हमें पता है कि हमारा आंसर जो होगा वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में भी चारों ऑप्शन में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही दी गई होगी। लेकिन सबसे पहले आपको उस ऑप्शन को पकड़ना है जो चारों ऑप्शन में से भी सबसे छोटी वैल्यू हो। तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटी वैल्यू है। तो सबसे पहले ऑप्शन सी को पकड़िए, ये 5 अंकों की संख्या है और अगर ऑप्शन सी 91 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन सी 91 से विभाजित नहीं हुआ तो उस दशा में ऑप्शन बी को चेक करेंगे, है कि नहीं है। और जब बी भी नहीं होगा तब आगे के ऑप्शन की ओर हम लोग चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ऑप्शन सी को चेक करना है कि क्या ऑप्शन सी 91 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 91 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी नंबर अगर 91 से विभाजित होती है तो वो संख्या 7 और 13 से भी विभाजित होती है। तो बस ऑप्शन सी में 7 से भाग देकर आप चेक कर लीजिए क्या ये ऑप्शन सी 7 से विभाजित हो रहा है। ऑप्शन सी 13 से विभाजित हो रहा है। अगर 7 और 13 से ऑप्शन नंबर सी विभाजित हुआ तो ये नंबर 91 से भी विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ऑप्शन सी जो है वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए ये 91 से भी डिवाइड होगा और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी जो 91 से विभाजित होने वाली वो है ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन सी को चेक कर लीजिए ना, 7 और 13 से भाग देकर चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 10,010 यही दिया गया है। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वह 91 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। कोई भी संख्या 91 से विभाजित होती है तो वो संख्या 7 से भी विभाजित होनी चाहिए और 13 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या 91 से विभाजित हो पाएगा। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ, सबसे पहले इसमें 7 से भाग देना चाहता हूँ। तो 7 से जब आप इसको भाग करोगे तो 7 एकम 7 रिमाइंडर 3 मिलेगा, फिर लास्ट यहाँ नेक्स्ट डिजिट 0 है तो नंबर 30 बन जाएगा और 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28 रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 1 है तो 21 बनेगा और 21 7 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, 7 या 21 होता है। नेक्स्ट लास्ट डिजिट 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये अपने को पता चल गया कि जब 10,010 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब ये नंबर जो है वह 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 13 से भी डिवाइड हुआ तब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर 7 और 13 से विभाजित हो रहा है वो नंबर 91 से तो पूरा विभाजित होगा ही होगा। अब 13 से जब इसको आप भाग करोगे तो देखिए 13 सती 91 होता है, रिमाइंडर 9 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 दे रखा है तो बन जाएगा फिर से 91 और 91 जो होता है वह 13 से डिवाइड होता है, 13 सती 91। लास्ट डिजिट 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी वो 7 से भी विभाजित हो रही है और 13 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह 91 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और यही सवाल का उत्तर है। ऐसे हम लोग सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, पेन उन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कैसे इस तरह के सवाल को आप सॉल्व भी कर सकते हो ट्रेडिशनली तरीके से, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगा 91 से विभाजित होने वाली, तो फिर नेक्स्ट डिजिट जैसे उसमें 91 आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए सेकंड मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑप्शन से कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो और फिर आप ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे कर सकते हो ट्रेडिशनली तरीके से, वो देखिए।
हमें सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही होता है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर 91 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको 91 से डिवाइड कीजिए, तो एक बार में लगेगा 91, यही होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 8, नेक्स्ट डिजिट 9 है, तो फिर ये बन रहा है 89, तो फिर भी ये 91 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक 0 लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट डिजिट उतार दीजिए, यहाँ पे 9 है, तो ये कितने बार में लग जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 9 बार में। अगर आप लगाते हो तो 9 9 81, 910, अब प्लस 9 यानी 819 बन जाएगा, 819 बन जाएगा। फिर इसको आप माइनस कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर जो है, ये जो नंबर लिखा गया है 9999, वो 91 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, क्योंकि रिमाइंडर मिल रहा है आपको 80, है कि नहीं है। तो मैंने आपको कहा था जब भी रिमाइंडर 8 मिले तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप देखिए, रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है, तो आप कहोगे 11 का है कि नहीं। ये 91 है और ये 80 है। रिमाइंडर 80 है, डिवाइजर 91 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 11 है। अब ये जो बीच का अंतर होता है, इस बीच वाले अंतर को आप यहाँ पे डिविडेंड में ऐड कर दोगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी। जब इसमें आप ऐड करोगे तो देखिए ये नंबर बन जाएगा 999, यहाँ पर इसमें आप 11 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर 10,010, और ये संख्या जो होगी वह 91 से पूर्णतः विभाजित होगी, है कि नहीं है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, यानी जब भी रिमाइंडर आपको मिल जाए, कुछ भी संख्या आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना होता है कि डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच के गैप को हमें डिविडेंड में ऐड कर देते हैं, तो हमें वो नंबर फिर से मिल जाता है जो यहाँ पर संख्या होती है उससे डिवाइड होने वाली। तो ये नंबर जो होगा वह 5 अंकों की, देखिए ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 91 से पूर्णतः विभाजित भी हो रही है। ये कितने बार में हमने लगाया था, 9 बार में लगाया था। तो ये इस सवाल का उत्तर है। आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इसे समझा जा सकता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताइए 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप ये कीजिए कि आप 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पता कीजिए जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए आपके दिमाग में आएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह 99 होता है। अब अगर ये नंबर 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल हुआ तो यही 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन अगर रिमाइंडर और कुछ बच जाएगा तब हम कुछ और सोचेंगे। जैसे इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर लास्ट डिजिट 9 है, तो ये हो जाएगा कितने बार में लग जाएगा, 8 दूना 16, यानी रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है आपको 3। मतलब 99 जो है वह 8 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको चाहिए 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 8 से हमने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर 3 मिल गया है कि नहीं है। तो अब देखिए जब रिमाइंडर 3 मिल गया है तो डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच के गैप को हम लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 5 का है। अब यह गैप जो मिला है उसको यहाँ पे डिविडेंड में आप ऐड कर दीजिए तो आपको नंबर मिलेगा 104, और ये 104 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपको तो पता करना था 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ही, 8 गुने 12 है कि नहीं, ये 96, ये और 96 जो है वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन अपने को चाहिए था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम कैसे करेंगे, इसमें हमने इन दोनों के बीच के अंतर को, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच के गैप को हमने इस डिविडेंड में ऐड कर दिया, तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई है जो 8 से डिवाइड हो रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता है, कैसे, वो देखिए। हमें पता है इन दोनों के बीच का जो गुणनफल है, 8 और 12 का जो गुणनफल है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 8 से डिवाइड हो रही है। लेकिन अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा टाइम्स में इसको अगर मैं लेके जाता हूँ, जैसे 12 8 96 होता है, मैं इसको 12 से ना लगाकर मैं इसको 13 से लगाऊंगा, तो देखिए 13 8 कितना हो रहा है, 104 हो रहा है। तो ये भी तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, यानी यहाँ पर जो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे आपने यहाँ पे लगाया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 91 से डिवाइड होगी, है कि नहीं है। लेकिन आपको चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 91 से डिवाइड होगी, तो आप क्या करो, इसको 109
109 से 9 लगाकर इसको एक बार एक्स्ट्रा लगाओ, आप करो क्या 110 से इसको लगा दो। 110 से लगाओगे तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 91 से डिवाइड होगी, है कि नहीं है। अब आपको पता है इन दोनों को गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है। 91 को आप 110 से गुना करोगे तो गुणनफल में जो भी वो आएगा 5 अंकों की संख्या उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और यही इस सवाल का उत्तर है। थोड़ा सा सवाल में भी पेन उन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वर्बली कर सकते हो। देखिए क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 47 है और उनका गुणनफल 550 है, तो उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। दोनों के स्क्वायर, दोनों जो नंबर होगा उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जब भी दो संख्याओं का योगफल दे दे, गुणनफल दे दे और दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, जो योगफल दे रखा है उसको स्क्वायर कर दीजिए, चुपचाप स्क्वायर कर दीजिए, और फिर जो गुणनफल दे रखा है उसको 2 से गुना कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए और स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए, तो वो नंबर जो आपको मिलेगा वो दोनों नंबर के स्क्वायर का सम मिल जाएगा। अब देखिए आप कहोगे ये तो ट्रेडिशनली तरीका आपने बता दिया, ये सबको पता है, लेकिन इतना करना नहीं है। वो देखिए हमें पता है जब आप 47 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट जो भी आपको मिलेगा वो 9 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर जो दो संख्याओं का गुणनफल आपको 550 दे रखा है, इसको जब आप दुगुना करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 1100, इतना बात तो पता है। तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा और उधर स्क्वायर वाला जो नंबर था 47 उसका यूनिट डिजिट 9 था। 9 में से 0 को माइनस करोगे तो आपका आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो आप कहोगे सर उस दशा में तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब क्या करना है वो देखिए। ऑप्शन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 192 का दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई की वैल्यू जो है वह 47 है। बहुत ही आसान सवाल है। इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह 550 है, ये अपने को दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए हमसे पूछा जा रहा है उन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, अपने से ये वैल्यू पूछा जा रहा है, ये दोनों आपको गिवन है, तो आपको स्क्वायर बनाना है, तो चुपचाप दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यही हो जाएगा। और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 47 का स्क्वायर जो होगा वो 2500 से कम होगा। 47 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है, 47 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2209। 47 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 2209, ऐसा ही होता है कि नहीं, आपको पता होगा। अब यहाँ पे चुपचाप एक्स वाई की वैल्यू आप रख दीजिए। तो एक्स वाई की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो 550 को जब 2 से गुना करेंगे तो हम बनेगा 1100 बनेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वह हो जाएगा 2209 अब माइनस कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 1100। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, ये जो हो जाएगा वह 1109 होगा, 1109 हो जाएगा। और यही तो इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। अंतर 3 है, उनके घनों का अंतर 999 है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो यहाँ पर भी आप ऐसे 2 नंबर ढूंढ सकते हो जिसका डिफरेंस 3 हो और दोनों के क्यूब का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 999 होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तभी आपके दिमाग में ऐसे 2 नंबर तभी स्ट्राइक कर सकती है। आप सोचिएगा ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे जिन दोनों का डिफरेंस 3 हो और दोनों के क्यूब का डिफरेंस जो हो वो 999 हो। तो देखिए अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आपके दिमाग में आएगा कि 12 9 होता है, ऐसा कुछ नंबर होता है 12 और 9, इन दोनों के बीच का होगा। 12 का क्यूब होता है 1728, 9 का क्यूब होता है 729। अब देखिए चुपचाप इन दोनों को माइनस करना है। कैसे माइनस करना है वो देखिए, यहाँ पे 728 है और यहाँ पे 729 है और ये है 1728, ये है 729। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 999 होगा, 999 होगा। मतलब यहाँ से आपको पता चल गया है कि x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 12 हो, y की वैल्यू जो होगा वह 9 होगा। अब पूछा है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यही आपसे ना पूछा है दोनों के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, इसका स्क्वायर करोगे 81 होगा, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। आप ऐसे सोच सकते हो। बाकी एक रास्ते हैं जो किताब में दिया गया है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए सवाल में दिया गया है कि x माइनस वाई की वैल्यू जो है ना वह 3 है। x माइनस वाई की वैल्यू 3 दे रखा है। सवाल में फिर से कहा है कि x की क्यूब अब माइनस यहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ
x की क्यूब माइनस y की क्यूब जो है वो आपको दे रखा है 999, यानी दोनों संख्याओं के घनों का अंतर आपको दे रखा है 999। आपको पता करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए ये वाली वैल्यू गिवन है, ये गिवन है और अपने को ये नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में जाना होगा। आप सोचिए अगर इन दोनों को क्यूब करोगे तो क्यूब क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। यहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब बराबर में इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यानी दोनों को क्यूब करोगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा। अब अपने को एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ये वाली वैल्यू गिवन है और ये वाली वैल्यू गिवन है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका मान आपने को सवाल में दे रखा है कितना, 999, ठीक है, 999 माइनस 3xy, ठीक, इंटू ये वाली वैल्यू भी अपने को गिवन है कितना है 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9xy। अब बराबर में ये 27। अब देखिए कैसे इसको हम इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो ये बन जाएगा 9xy बराबर हो जाएगा, ये जब इसके साथ माइनस हो जाएगा तो कितना आपको मिलेगा, 9 में से 7 घटेगा कितना होगा, 2 होगा। 9 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 7 होगा और ये 9 होगा, ठीक है, 972 होगा। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 108 बार में। यानी आपको मिला है क्या, आपको मिला है एक्स वाई की वैल्यू 108। आप क्या कीजिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन दोनों का गुणनफल जो हो वह 108 हो। तो आप वैसे तो बहुत सारी संख्या होती है जिसका गुणनफल जो होता है वह 108 होता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो दो नंबर आपको ढूंढना है उसका अंतर जो हो वह 3 हो। तो आपके दिमाग में आएगा ये नंबर होता है 12 और 9, दोनों के बीच का अंतर देखिए 9 है, दोनों के बीच का अंतर देखिए 3 है और गुणनफल जो है वह 108 है। तो यहाँ से पता चला x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू जो होगा वह 9 होगा। तो बस दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर होगा 81, तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा कितना 63। और यही सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो उस संख्या में अंकों का योगफल जो होना चाहिए वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इस सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 195 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 195। सवाल में कहा है कि 5 संख्याओं का मध्य, 5 संख्याओं का माध्य यानी 5 संख्याओं का औसत 28 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 5 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। देखिए 5 संख्याओं का औसत अगर 28 है तो 5 संख्याओं का गुणनफल इतना होगा। अब अगर एक संख्या निकाल दिया गया है तो कितनी संख्या बचा होगा, 4 संख्या बचा है। अब इन 4 संख्याओं का जो औसत है वह इस पहले वाले औसत से 5 कम हो जाता है, तो ये जो 4 संख्या जो बचा होगा उसका औसत इतना हो जाएगा। अब 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं के योगफल को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, जो संख्या निकाला गया है वो संख्या आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 28 पचे होता है 140, ये आपको अच्छे से पता होगा। 23 चौका होता है 92, तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का होगा, 48 का होगा। और यही तो इस सवाल का उत्तर होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निकाली गई संख्या कौन सी होगी, तो निकाली गई संख्या 48 होगी। क्वेश्चन नंबर 196 की ओर हम लोग चलते हैं। 196 को देखिएगा, कहा यदि a एक प्राकृत संख्या है तो 7a स्क्वायर प्लस 7a इनमें से किससे विभाजित होगी। देखिए एक बात तो पक्का पता है कि दोनों में 7 आ रहा है, मतलब ये नंबर 7 से तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, है कि नहीं है। लेकिन कहा है कि a एक नेचुरल नंबर है, मतलब a एक प्राकृत संख्या है, तो a जो होगा मतलब a की जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव इंटीजर होगा, a की वैल्यू 0 आप नहीं ले सकते हो। तब बताइए कि ये संख्या 7 के अलावे और किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सोचिए जरा, अगर मैं a की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी 1 मान लेता हूँ, आपके दिमाग में चल रहा है 2 तो 2 भी मान सकते हो, लेकिन हमें सबसे छोटी वैल्यू में मुझे मानना है, नेचुरल नंबर ही बोला है तो a की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये 7a स्क्वायर और प्लस 7a, यही है ना, 7a स्क्वायर प्लस 7a, ये नंबर किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए a की वैल्यू जब यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 7, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बन जाएगा 7 आप प्लस 7, यानी बन रहा है कितना 14। अब देखिए 14 जो होगा वह 7 से तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नंबर 14 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 14 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब ये नंबर जो होगा
यानी जब a एक इंटीजर नंबर है तो 7a² प्लस 7a जो होगा वह 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। आप चाहो तो कि दिया गया है एक नंबर है 2 की पावर 20 प्लस 1 जो कि किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब 2 की पावर 20 प्लस 1 जो है वह किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ पे आपको समझना है उसी संख्या कहने का मतलब कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन 2 की पावर 20 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सीधा सीधा आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। दोनों का बेस समान है। देखिए जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन में, उस नंबर का बेस क्या है, तो नंबर का बेस है 2 की पावर 20 प्लस 1। अगर बेस की मैं बात कर रहा हूँ तो बेस में 2 और 1 है, बीच में प्लस है कि नहीं है। तो मैंने अभी आपको कहा कि इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है ऑप्शन मेथड। तो देखिए ऑप्शन में सबसे पहले आपको उस ऑप्शन को पकड़ना है जिसका बेस 2 + 1 हो। तो आप पाओगे 3 ऑप्शन बन रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सबका बेस जो है वह 2 + 1 के फॉर्मेट में है। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर नहीं होगा, उस पर बात नहीं करना है क्योंकि उसका बेस 2 + 1 के फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 की पावर 15 प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2 की पावर ऑप्शन सी, बी के बारे में बात ही नहीं करना है क्योंकि ये उत्तर ही नहीं होगा क्योंकि उसका बेस ही नहीं इस फॉर्म में है। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 की पावर 90 प्लस 1, 2 की पावर 90 प्लस 1। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 की पावर 60 प्लस 1। बताइए इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन 2 की पावर 20 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने आपको कहा ऐसे सवालों में हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको देखना है कि जो सवाल का बेस है उसका बेस वही होना चाहिए ऑप्शन में भी। तो देखिए इन तीनों का ऑप्शन बेस जो है वह 2 + 1 बन रहा है। यहाँ पे भी बेस है 2 + 1, तो यहाँ पे भी सब ऑप्शन का बेस जो है वह 2 + 1 है। तो अब देखिए कौन सा एक पावर 20 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो आप पाओगे सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही पावर है 60 जो कि 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यही इस सवाल का उत्तर है। आगे इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब भी सवाल हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों का बेस क्या है, यानी जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर का बेस क्या है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन में बेस जो था वह 2 + 1 2 + 1 2 + 1 था। ऑप्शन नंबर बी को हमने छाट दिया, वो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि उसका बेस ऐसा नहीं है। अब आपको ये देखना है कि सवाल में जो पावर आपको दे रखा है वो पावर इन चारों ऑप्शन में से किस पावर को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो एक ही ऑप्शन था 60 को 20 जो होगा वह पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। आगे 198 को देखिए, कहा है कि 2x - 2y इनमें से किसका एक गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन का 2x - 2y एक फैक्टर है। अच्छा 2y के जगह पे आप 3y लिख लीजिएगा, है कि नहीं। यहाँ पे गलत है, मिसप्रिंट हो गया। यानी सवाल में दिया गया है कि 2x - 3y जो है वह निम्नलिखित में से किसका एक फैक्टर है, ये आपको पता करना है। किसका एक फैक्टर है ये आपको पता करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन का 2x - 3y एक फैक्टर होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करिए। ऑप्शन ए को चेक करोगे, क्यों चेक करना है, तो ऑप्शन ए को देखोगे ना तो इसी का स्क्वायर लिखा गया है। कैसे, वो देखिए ऑप्शन ए में लिखा गया है 4x² प्लस 2x - 3y, यानी इन्हीं दोनों का सम यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी ये नंबर यहाँ पे उतार दिया गया। फिर लिखा गया है प्लस 9y² माइनस 12xy। मेरे को सिर्फ इतना बताइए, इस नंबर ऑप्शन ए को देखकर ये बताइए क्या इस ऑप्शन ए में 2x - 3y लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। आप कहोगे सर बिल्कुल ही लिखा है यहाँ पर, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, है कि नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा। 2x - 3y का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 4x² प्लस 9y² माइनस 2ab यानी कि 12xy। आप इसको आप हटाइए तो यहाँ पे आपको ये सब नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए जो है वह 2x - 3y का एक फैक्टर है, यानी इसमें 2x - 3y जो है वह इसका एक फैक्टर है। तो यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की ओर। क्वेश्चन नंबर 199 को देखिएगा। ये सवाल में भी क्या कहा है कि ax + by इनमें से किसका एक गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, कहा ए लिखा हुआ है
ए एक्स प्लस बी वाई जो है वह निम्नलिखित में से किसका एक फैक्टर है, किसका एक गुणनखंड है, ये आपको पता करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, चारों ऑप्शन में से किसका एक फैक्टर ए एक्स प्लस बी वाई होगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को, तो इसी का स्क्वायर लिखा गया है 4। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ अलग ही डाटा लिख के दिया है। तो ऑप्शन ए जो होगा वह ए एक्स प्लस बी वाई का फैक्टर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। फिर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इसी का स्क्वायर लिखा गया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab यानी ए एक्स बी वाई, यही होगा। तो ऑप्शन बी को देखोगे इसी यही लिखा गया है, यानी इसी का स्क्वायर लिखा गया है। ऑप्शन बी में इसी का स्क्वायर लिखा गया है 2ab एक्स वाई, है कि नहीं है? तो यही हो जाएगा इसका एक फैक्टर, यानी ए एक्स प्लस बी वाई जो होगा वह किसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। क्वेश्चन नंबर 200 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 200 को देखिए, कहा यदि किसी घन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली अगला पूर्णांक क्या होगा, ये आपको बताना है। यदि एक घन पूर्णांक n यानी n जो है वह 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली अगला पूर्णांक क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इन 3, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा 15, 7, 105, यानी यही होगा उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यदि एक घन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा, तो अगला पूर्णांक क्या होगा, n प्लस 105 हो जाएगा, यानी 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 105, है कि नहीं? तो इसका अगला पूर्णांक जो होगा वही होगा n प्लस 105। अगर n 3, 5, 7 से विभाजित हो रहा है तो इसका जस्ट अगला पूर्णांक क्या होगा, इसका जस्ट अगला पूर्णांक, तो इसका अगला पूर्णांक क्या होगा जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो वो होगा n प्लस 101 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 201 को देखिएगा। सवाल में कहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, 43 है और इनका गुणनफल 50 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में जब भी आपको अंतर दे दे, योगफल दे दे, लेकिन अगर आपसे सवाल में दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जा रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना है। जो अंतर दे रखा है या जो योगफल होगा, कई बार अंतर के जगह पे योगफल दिया जाता है, तो अंतर जो दिया गया है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 43 का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे देखिएगा 43 का स्क्वायर आप करोगे तो जो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा उसका यूनिट डिजिट तो नहीं होगा, है कि नहीं है? अब जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है, एक्स वाई की जो वैल्यू है आपको दे रखा है, एक्स वाई की जो वैल्यू आपको दे रखा है 50, आप 50 को दोगुना कर दीजिए। कितना कर देना है, दोगुना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 100। अब 100 भी आपको ये नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है तो दोगुना करोगे तो यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों का सम कीजिए तब भी जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। इन दोनों को माइनस करोगे तब भी जो डिफरेंस होगा, स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो स्क्वायर का सम जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 9 होगा। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है? बाकी अगर तरीके से सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तब भी कुछ नहीं है इसमें, बस हमें क्या करना है, देखिए सवाल में दिया गया है एक्स अब माइनस वाई की वैल्यू अपने को सवाल में दे रखा है कितना है, 43 है। दो संख्याओं का अंतर जो है वह 43 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह कितना दे रखा है, गुणनफल जो है वह 50 दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह 50 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 2xy अब बराबर में 43 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई की वैल्यू आप 50 रखोगे तो ये होगा 100, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा
माइनस का 100 इधर आके प्लस का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 43 का होल स्क्वायर अब प्लस 100 बन जाएगा। ठीक, अब हमें पता है इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 9 होगा और यहाँ पर यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी सम हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 9 होगा। तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, वो है ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की ओर। क्वेश्चन नंबर 202 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए इस तरह के सवाल में हमें तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। अगर 7 की पावर की जगह पर अगर 4 का पावर होता तो मैं ऑड इवन का कंसेप्ट आपको समझाता और सेकेंडों में आंसर आता, लेकिन चूंकि यहाँ पे बेस जो है वह 7 है तो इसको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल में दे रखा है 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 और प्लस 7 की पावर 83। पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो होगा, ये जो सम लिखा गया है, ये सम किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ये आप हमें बता दीजिए। ये जो योगफल आपको लिखा गया, ये जो नंबर है, ये नंबर निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन लिख के दे दिया गया है। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए कि जो सबसे मिनिमम पावर होता है उसको कॉमन लेना है। तो सबसे मिनिमम पावर 7 की पावर 81 है, तो इसको जब आप कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा 7 की पावर 81। अब यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस ये बन जाएगा 7 की पावर 1 प्लस ये बन जाएगा 7 की पावर 2। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये बन जाएगा 7 की पावर 81 इंटू ये हो जाएगा कितना 49 7 56 56 1 57, ये हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि इस नंबर को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ता है, बस इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना होता है। ठीक, ऑप्शन में क्या लिखा गया है, ऑप्शन में दिया गया है 399। ऑप्शन बी में क्या लिखा गया है, ऑप्शन बी लिखा गया है 389। ऑप्शन सी क्या लिखा गया, ऑप्शन सी लिखा गया है 387। ऑप्शन डी क्या लिखा गया, ऑप्शन डी लिखा गया 397। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये 57 है, 57 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो हमारा उत्तर जो भी ऑप्शन होगा वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप पाओगे ऑप्शन ए भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं है। बाकी के दोनों ऑप्शन 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। पर ध्यान दीजिए 3 से तो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, बल्कि वो संख्या 7 से भी विभाजित होनी चाहिए, है कि नहीं है। 7 से भी विभाजित होनी चाहिए और 19 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस नंबर को ध्यान से देखिएगा 399 है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा 3 से विभाजित हो रहा है और ये 19 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं। 19 दूना 38, रिमाइंडर एक यूनिट डिजिट 9 है, 19 बनेगा, 19 19 से डिवाइड होगा, तो यही नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। ये नंबर 19 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 19 होगा। अच्छा 7 से भी विभाजित होना चाहिए, तो ये नंबर देखिएगा 7 से भी विभाजित हो रहा है। 7 × 5 = 35, रिमाइंडर 4, यूनिट डिजिट फिर से 9 है, तो 49 7 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर जो होगा वह किससे डिवाइड होगा, 399 से डिवाइड होगा। 399 से इसको भाग कीजिए, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 203 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 203 को देखिए। सवाल में दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/5 35 है, तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा, 7/8 कितना होगा, ये आपको पता करना है। देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे x का 1/4 का 1/5 जो है वो सवाल में हमें दे रखा है 35, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगा 35 गुना 20। ये बात आपको अच्छे से पता है। हमें इस नंबर का 7/8 चाहिए। क्या चाहिए, 7/8 चाहिए। सॉल्व मत कीजिए, यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 से आप इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको ऊपर में न्यूमरेटर में सारे नंबर आपको दिखेंगे ओड नंबर, सारे नंबर आपको दिखेंगे ओड नंबर। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 5। यहाँ पर जो भी नंबर होगा लेकिन इसका यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 5। अब जब 5 को फिर लास्ट में हमें 2 से डिवाइड करनी है तो नंबर आपको मिलेगा डेसिमल 5, यानी हमारा उत्तर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह डेसिमल 5 होगा। तो आप पाइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वह इंटीजर लिखा गया है, सारे ऑप्शन जो है इंटीजर फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखा गया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 612.5, है कि नहीं। यानी कि इस नंबर का यानी 700 का 7/8 जो होगा वह कितना हो जाएगा,
हो जाएगा 612.5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की ओर। क्वेश्चन नंबर 204 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 204 को देखिए, कहा यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि उसी संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए कैसे सवाल दिए गए हैं। कहा एक संख्या है n को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर आपको मिलता है 2, रिमाइंडर 2 मिलता है। अब कहा जब उसी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, जब उसी संख्या में जब n में 5 जोड़ दिया जाए और फिर उसे 3 से ही डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा, ये आपको पता करना है। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में जब भी दोनों का डिवीज़र सेम हो तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारा n की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप चुपचाप 2 पुट कर दीजिए तो 2 + 5 बन जाएगा 7, 7 को 3 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी, और यही इस सवाल का उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 205। सवाल में कहा एक व्यक्ति ने 37 रुपया में 2 सेब और 3 कीवी खरीदता है। यदि वह 67 रुपया में 4 सेब और 5 कीवी खरीदे तो 1 सेब और 1 कीवी का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। एक चीज़ बताइए, अगर 67 रुपया में 4 सेब और 5 कीवी खरीदता है और 37 रुपया में 2 सेब और 3 कीवी खरीदता है तो आप हमें ये बताइए, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि 30 रुपया में वो 2 सेब और 2 कीवी खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 205 सॉल्व नहीं करना है, बस इसको वर्बली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे, वो देखिए, कहा 67 रुपया में 2 सेब और 3 कीवी खरीदता है। 2 सेब और प्लस 3 कीवी की मूल्य जो है ना वह है कितना, 37 रुपया, ये सवाल में दिया गया है। जबकि 4 सेब और 5 कीवी का कीमत जो है, 5 कीवी का कीमत जो है वह 67 रुपया है। तो अपने से पूछा जा रहा है 1 कीवी और 1 सेब का कीमत कितना होगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप अगर माइनस कर दोगे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 सेब, ठीक। फिर यहाँ 5 कीवी में से 3 कीवी घटेगा तो यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा 2 कीवी, और 67 में से 37 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 30। मतलब यहाँ से पता चला कि 30 रुपया में 2 सेब और 2 कीवी मिलेगा। 30 रुपया में 2 सेब और 2 कीवी मिलेगा तो यहाँ से 1 सेब अब प्लस 1 कीवी की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 कीवी की कीमत हो जाएगा 30/2 हो जाएगा, यानी 15 रुपया हो जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 कॉमन हमने ले लिया, कॉमन वाला इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर आपको मिला 1 सेब तथा 1 कीवी की कीमत जो होगी वह 15 रुपया होगी। 1 सेब तथा 1 कीवी की कीमत जो होगी वह 15 रुपया होगी, जबकि 2 सेब और 3 कीवी की कीमत जो है वह 37 रुपया होगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 205 का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। किताब में कुछ अलग तरीके से दिया गया होगा तो उसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। क्वेश्चन नंबर 206 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 1760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा इंग्लिश को देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है 11,760। तो इंग्लिश को ही हम लोग सही मानते हैं जब हिंदी में गलत दिया गया हो। यानी हिंदी और इंग्लिश जब अलग अलग डाटा दे रहा हो तो उस दशा में इंग्लिश को हमें फॉलो करना है। तो नंबर लिखा गया है 11,760, 11,760। अब कहा कि इस नंबर का 1/3 का 1/5 का 3/8 आपको निकालना है। ये कितना होगा ये आप बताइए। ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पे 8×5 = 40, 40 से इसको आप अगर डिवाइड करते हो तो इसका यूनिट डिजिट आपको मिलेगा, ये नंबर आपको मिलेगा ऊपर में 1176। 1176 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो नंबर आपको डेसिमल में मिलेगा, नंबर आपको डेसिमल में मिल जाएगा। क्योंकि 76, अच्छा 19 दूना 8 30 57, 19 चौका 76 होता है। 4 से 76 डिवाइड है तो डेसिमल में नहीं मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 3 7, 4 9 36 हो जाएगा, फिर 4 चौका 16। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 294। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 207 की ओर। 207, अच्छा 207 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 206 आपको खुद से सॉल्व करना है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन 4 से विभाजित होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन होगा, 4 से विभाजित होने के लिए उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 36। 36 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 208 की ओर हम लोग चलते हैं। 208 208 कहा किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर 228 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? उस संख्या का 20% कितना होगा ये आपको पता करना है। किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर, किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर अपने को सवाल में दे रखा है 228 है, 228 है। तो पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 20% कितना होगा, ये आपको बताना है। ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x - x अपॉन 3 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 228। ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 अब बराबर 228। कोई दिक्कत, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 114 बार में। ठीक, 114 तिया होता है 342। तो यहाँ से पता चला कि x का मान जो होगा वह 342 होगा। इसका आप 1/5 निकाल दीजिए। इसका आप 1/5, 20% कहने का मतलब 1/5 होता है। तो इसको आप 5 से 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। रिमाइंडर 4 है तो ये बन जाएगा, लास्ट डिजिट 2 है, 42 बनेगा, 5 8 40 यानी 68 दशमलव समथिंग कुछ आ रहा है, 68.4। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं 209 की ओर। क्वेश्चन नंबर 209 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 209 को देखिए। कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो ये सवाल भी आपको खुद से सॉल्व करना है। कोई भी संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उस संख्या में जितने भी अंक यूज किए गए हैं उन अंकों का योगफल जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए। ये आप सवाल ये सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 210 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 210 को देखिए। सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 59 है और उनका गुणनफल 840 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। उनके वर्गों का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। अब देखिए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है 59 का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर नंबर जो भी मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। फिर 840 को हम लोग जब दोगुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1680। अभी उधर यूनिट डिजिट 1 है और इसका प्रोडक्ट को हम जब दोगुना कर रहे हैं तो इसका भी यूनिट डिजिट जो बन रहा है वह 0। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यानी हमारा आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ऑप्शन बी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन ए और सी में कुछ लड़ाई है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा उत्तर, वो देखिए। यानी देखिए 60 अगर होता तो 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो यहाँ पर 1600 को माइनस करते 1680 को, तब भी हमें रिजल्ट जो मिलता वो कितना मिलता? लगभग 2000 के आसपास मिलता, 2000 से कम मिलता है कि नहीं है? तो भी हमारा उत्तर जो होता वह ऑप्शन सी के आसपास मिलता। लेकिन यहाँ पर 60 से भी कम है, ये 59 है, तो उस दशा में हमारा उत्तर एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा उत्तर पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वह बहुत बड़ी संख्या है, दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। बाकी तरीके। क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 211 को देखिए। कहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, तो उनके घनों का योगफल कितना होगा? अब यहाँ पर आप क्या बता सकते हो? ऐसे 2 नंबर आप सोच सकते हो जिसका अंतर 6 हो और उनके वर्गों के बीच का अंतर जो हो वह 60 हो, तो बताइए दोनों के घन का अंतर कितना होगा? दोनों संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा ये आप बताओ। आप यहाँ पे बताइए। एक तो तरीका होता ही है सबको लगाने आता ही, लेकिन यहाँ पर हमें तरीका नहीं लगाना है। हम क्या करते हैं, ऐसे 2 नंबर सोचने की कोशिश करते हैं जिसका अंतर 6 हो, दोनों के वर्गों का अंतर 60 हो, तो आपके दिमाग में चीज़ें आएगी कि अगर मैं 8 ले लेता हूँ एक और एक संख्या में ले लेता हूँ 2, तो दोनों के बीच का अंतर 6 आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 4, तो दोनों के बीच का अंतर 60 आ रहा है। तो यही तो वो 2 संख्याएँ है कि नहीं, जिसका अंतर 6 है और वर्गों का अंतर 60 आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है उन्हीं दोनों के घनों का योगफल क्या होगा, यानी उन्हीं दोनों नंबर के क्यूब का सम कितना होगा। तो 8 का क्यूब होता है 512,
2 का क्यूब होता है 8, तो दोनों का सम हो जाएगा कितना 520। कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 212 की ओर। क्वेश्चन नंबर 212 की ओर ये सवाल आपको फिर से खुद से सॉल्व करना है, वैसे भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा है कि कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाजित होगी। तो बाकी के सारे ऑप्शन तो इतने रद्दी दिए गए हैं कि हो ही नहीं सकता। देखिए कोई भी नंबर 2, 5, 10 से विभाजित हो रहा है तो वो नंबर जो होगा, जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की ओर। 213 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि यदि घन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है। n को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलता है कितना, रिमाइंडर आपको 2 मिलता है। कहा है कि विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 मिलेगा। यानी कि आप वह संख्या बताइए जिसको जब हम 7 से डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए, यानी 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बताइए। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में जब भी दोनों का डिवीज़र सेम हो तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही n की वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे n बराबर आप 2 पुट करोगे सारे ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन 7 से डिवाइड हो पाएगा। तो आप देखोगे ध्यान से, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए। कहा है n+5 है। अब यहाँ पर चूंकि n की वैल्यू आपको 2 रखना है तो 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 7, और 7 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपको पूर्णतः विभाजित होगा, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। तो यही तो हमारा उत्तर हो। अच्छा 200 क्या है 214, हाँ 214 का कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये सब सवाल आपको खुद से करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 215 की ओर। यहाँ पर भी आपको बताना है 7 और 11 दोनों से कौन सी संख्या विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 215 को देखिएगा। 215 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 से विभाजित होगी, ये आपको पता करना है। तो ये सवाल भी आपको खुद से सॉल्व ही करना चाहिए था। चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या। सबसे पहले आप 11 की डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाओ। ये सवाल चूंकि 7 से डिविजिबल कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए हमें क्या करना होता है कि लास्ट 3 डिजिट में से पहले 2 संख्याओं को हमें माइनस करना होता है। आप तब देख लीजिए दोनों के बीच का अंतर अगर 7 से विभाजित हुआ तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, और 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है। तो ये सवाल 216 को देखिएगा। 215 नंबर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी है। कहा है क्वेश्चन नंबर 216, एक नंबर दिया गया है, एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है, और कहा कि 7 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल बचता है। यानी जब दोनों एक्सप्रेशन को 7 से x-3 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल समान मिलता है। तो k का मान कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों एक्सप्रेशन को x-3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन जो होगा वह इक्वल होगा, तभी दोनों रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि kx की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x-4 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x की क्यूब माइनस 4x, x की क्यूब माइनस 4x प्लस k। दोनों एक्सप्रेशन जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन x है और दूसरा एक्सप्रेशन y है, इसको भी जब हमने a-3 से भाग किया, यानी किसी नंबर से हमने भाग किया तो शेषफल a मिला, और इसको भी जब हमने भाग किया तो शेषफल a मिला। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन जो होंगे वह आपस में बराबर होंगे, तभी दोनों समान शेषफल दे रहा है। तो आपको पता है कि x-3 से दोनों एक्सप्रेशन को भाग करने पर अगर समान शेषफल बच रहा है, समान शेषफल मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर x बराबर अगर मैं 3 रख दूं यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा k की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं है। अगर x-3 से दोनों एक्सप्रेशन को भाग करने पर रिमाइंडर हमेशा सेम मिल रहा है, रिमाइंडर अगर सेम मिल रहा है तो अगर मैं x की वैल्यू दोनों जगह पर अगर रख देता हूँ 3 तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो देखिए x की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू पुट x की वैल्यू 3, पुट x बराबर 3, तो x की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 27 k प्लस ये हो जाएगा कितना 9 चौक 36, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 9 और -4 बराबर ये हो जाएगा 27 और
3 चौका 12, अब प्लस के यही हो जाएगा। अब ज़रा देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए 36 9 होता है कितना 41, 36 9 होता है 45, 45 माइनस 4 हो जाएगा 41, तो ये हो जाएगा 27 के, अब प्लस कितना हो जाएगा 41 बराबर राइट हैंड साइड में होगा 27 में से 12 को घटाओगे तो 15 प्लस के, 15 प्लस के, अब इस के को इधर लाओगे तो 26 के इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इसको जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 41, ये हो जाएगा 41 में से 15 को जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 41 को माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 26, यही हो जाएगा हैं। 11 में से 5 को घटाओगे 6, आपको मिल गया 3, 3 में से घटाओगे 2, ठीक। तो यहाँ से आप पाओगे कि के का मान जो आपको मिल रहा है वह मिल रहा है -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है -1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। बस इस सवाल में यही समझना था कि अगर रिमाइंडर दोनों दशाओं में, दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217 की ओर। क्वेश्चन नंबर 217 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 217 को देखिएगा। सवाल में कहा है भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, ये अपने को पता करना है। भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक फॉर डिवाइजर को, भागफल कहने का मतलब कोसेंट, और आगे क्या दिया गया है रिमाइंडर, शेषफल कहने का मतलब रिमाइंडर, ठीक है। सवाल में कहा है कि भाजक भागफल का 6 गुना है, भाजक जो है वह भागफल का 6 गुना है। तो अगर भागफल यानी कोसेंट 1 होगा तो डिवाइजर जो होगा, भाजक जो होगा वह 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और शेषफल का 3 गुना है, तो अगर मैं मान लेता हूँ रिमाइंडर अगर 2 रहा होगा तो इसका 3 गुना डिवाइजर रहा होगा, यानी शेषफल अगर 2 होगा तो इसका 3 गुना जो होगा वह भाजक होगा, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि भाजक भागफल और शेषफल की अनुपात जो है वह 6:1:2 है। सवाल में दिया गया है कि यदि शेषफल 40 होगा, यहाँ पे अनुपात में शेषफल जो है वह 2 है, लेकिन एक्चुअल में अगर शेषफल 40 होता तो 2 का मान 40 होता तो 1 का मान 20 हो जाता, तो 6 का मान 120 हो जाता, राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहा तो भाज्य क्या होता, डिविडेंड क्या होता, डिविडेंड क्या होता ये अपने से पूछा जा रहा है। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर, ये बात अपने को पता है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 गुने 6, 120 गुने 20, 120 गुने 20 अब प्लस 40, यही हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। 120 को जब हम 20 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 120 को जब 20 से गुना करोगे फिर आप 40 जोड़ोगे तो उत्तर आपको क्या मिलेगा। देखिए ये तो हो जाएगा 12 दूना 24, 2440 हो जाएगा ना, 2440। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, यही होगा ना। 120 को 20 से गुना करोगे तो 12 दूना 40 हो जाएगा, 2400 को में फिर 40 जोड़ दीजिए तो 2440 उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। देखिए नंबर सिस्टम में बहुत ही आसान सवाल आपको अभी देखने को मिलेगा, है कि नहीं है, लेकिन आगे आपको कुछ अच्छे सवाल भी देखने को मिलेगा। 218 की ओर हम चलते हैं। 218 को देखिएगा, कहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगी। तो ये सवाल आपको फिर से खुद से करना है। 9 की एक बार डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, एक बार 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्या 08। ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 9 से डिवाइड हो रहा है। आप चेक कर लीजिए 9 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं 219 की ओर। क्वेश्चन नंबर 219 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 219 को देखिएगा। कहा है यहाँ पर भी 2 एक्सप्रेशन दिया गया है। अच्छा, एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन को जब x² - 3x + 2 से डिवाइड किया जाता है तो a और b का मान कितना होगा ये अपने को बताना है। a और b का मान कितना होगा ये अपने को बताना है। एक्सप्रेशन दिया गया है x³ - 6x², x³ - 6x²। आगे लिखा गया है
प्लस ए एक्स प्लस बी, प्लस ए एक्स प्लस बी। जब इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड किया जाता है, तब a और b का मान कितना होगा, a और b की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता करना है। ठीक है, a और b की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता करना है। सबसे पहले यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, और जब इसमें x की वैल्यू मैं रखूँगा तो चूँकि x के 2 मान आएंगे तो वहाँ से a और b की वैल्यू आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके क्या रूट्स हो सकते हैं ये आप हमें बता दीजिए, इसके क्या रूट्स होंगे, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा, x का जो मान होगा वह क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। चुपचाप क्या कीजिए, ऐसे दो संख्या आपको ढूंढना है, ऐसे दो संख्या आपको ढूंढना है जिसको गुना करो ना तो प्लस का 2 मिले, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ो तो माइनस का 3 मिले। तो आपके दिमाग में ऐसे दो नंबर आएंगे -2 और -1, दोनों को आपस में गुना करोगे तो +2 मिल जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ोगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो जिन दो संख्या को आपने सोचा है दोनों संख्या का साइन आप चेंज कर दीजिए। तो संख्या आपने सोचा था -2 और -1, तो दोनों को साइन चेंज करेंगे तो नंबर आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा, साइन को चेंज करेंगे तो नंबर मिलेगा 2, माइनस है तो -2 है तो +2, -1 है तो +1 मिलेगा। अब जो साइन आपने अगर चेंज किया है तो अब इसको क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों को भाग कर दीजिए। तो चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 से डिवाइड करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा x का मान होगा, यानी x की एक वैल्यू आपको मिल गया है +2 और दूसरा मान आपको मिलेगा +1। तो एक बार इसमें x की वैल्यू 2 रख दीजिए और एक बार x की वैल्यू इसमें 1 रख दीजिए, यानी कि पुट x बराबर 2 और 1। जब x की वैल्यू सबसे पहले आप 1 रखिए या 2 ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर देखिए, इसको हमने जब चूँकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हमने सॉल्व किया तो यहाँ से x के 2 रूट्स मिले हमें, +2 और एक +1। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक, बराबर 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 2 पुट कर देता हूँ। चलिए पहले x के बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो वहाँ से x की वैल्यू a के बारे में कुछ पता, कोई इक्वेशन आपको मिलेगा। चलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 प्लस a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिलेगा -5, उधर जाएगा तो +5। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि a प्लस b का मान जो होगा ना वह 5 हो जाएगा। a प्लस b की वैल्यू जो होगा वह 5 होगा। इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस b की वैल्यू जो होगा वह 5 मिल जाएगा। जब हमने x बराबर 1 रखा है इस समीकरण में तो आपको मिला a प्लस b की वैल्यू 5। अब जब हम x की वैल्यू इसी में अगर मैं 2 रख देता हूँ, एक बार x बराबर 2 अगर मैं पुट कर देता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा वो देखिए, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 छक 24 अब प्लस ये 2a अब प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 24 को घटाओगे तो माइनस का 16, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस का 2a प्लस का b बराबर 16 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से 2 समीकरण आपको मिले हैं, एक समीकरण मिला है a प्लस b का मान जो होगा वह 5, दूसरा समीकरण मिला है 2a प्लस b की वैल्यू जो होगी वह 16। अब इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर दीजिए। दोनों समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से a और b की वैल्यू आपको मिलेगा। अब ऑप्शन से आप चल सकते हो, समीकरण को, दोनों समीकरण को सॉल्व करने के बजाय आप ऑप्शन से चल सकते हो। देखिएगा ऑप्शन से अगर मैं चलता हूँ तो ऑप्शन ए में दे रखा है -11, a की वैल्यू -11, b की वैल्यू 6। यहाँ पर अगर आप a बराबर -11 रखते हो और b बराबर आप +6 रखते हो तब भी रिजल्ट तो आपको निगेटिव ही मिलेगा। तो क्या ये ऑप्शन ए सेटिस्फाइड होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा वह नहीं होगा, सही हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अच्छा, क्या हमने यहाँ पर सब कुछ सही किया था क्या? x की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 पुट कर रखा था, तो ये हो जाता 1 6 a b। ठीक है, a प्लस b 5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस b जो होता है वह 5 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से समीकरण a का मान जो होगा
यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन सी की ओर चलता हूँ, अगर मैं ऑप्शन सी को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे दिया गया है a बराबर 11 और b बराबर -6। तो दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 5 मिल रहा है, ठीक है, दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 5 मिल रहा है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन क्या सेटिस्फाइड होगा, तो ये 22 और -6 यानी कि 16। तो यही हमारा उत्तर होगा, a बराबर +11 b बराबर -6। तो दोनों समीकरण यानी कि यहाँ से आपको पता चला है कि a का मान जो होगा वह 11 होगा, तो b की वैल्यू जो होगा वह -6 होगा। कब होगा, जब हमने एक बार x की वैल्यू पुट किया यहाँ पर, फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट किया, तो x बराबर 1 पुट करने पर एक समीकरण मिला a + b बराबर 5। x की वैल्यू 2 पुट करने पर एक और इक्वेशन आपको मिला 2a + b बराबर 16। अब मैंने क्या किया है कि आप चाहो तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तब भी आप निकाल सकते हो वैल्यू, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन से चलना सही समझा। तो ऑप्शन से मैंने अगर देखा, उठाया है ऑप्शन सी को, तो यहाँ से हमें पता चला है कि ऑप्शन सी जो है वह दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, a का मान 11, b की वैल्यू हो जाएगा -6, यानी क्वेश्चन नंबर 219 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 220, सवाल में पूछा जा रहा है कि 101 से 1000 तक की संख्या का कितना प्रतिशत इकाई के अंक में 9 होगा। देखिए सबसे पहले सवाल को समझिए। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जब 101 से लेकर 1000 तक की संख्या को आप लिखोगे तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसका इकाई अंक 9 होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, तो वहाँ से हम परसेंटेज वैल्यू भी आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर बन रहा है 101 से लेकर 1000 तक जब आप संख्या लिखोगे, 101 से लेकर 1000 तक जब आप संख्या लिखोगे तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो सबसे पहली संख्या क्या बनेगा, सबसे पहली संख्या बनेगा 109, फिर अगली संख्या बनेगा 119, फिर नेक्स्ट नंबर जो होगा वह 129 बनेगा, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। यानी प्रत्येक पहली संख्या में 10 जोड़ने पर ऐसी संख्या आपको मिल रहा है जिसका यूनिट डिजिट 9 हो रहा है। तो लास्ट जो नंबर होगा वह 999 होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, है कि नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एपी का सीरीज बना है, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, यानी जो टर्म लिखा गया है उसमें एन की नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन की वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ, है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 999 माइनस 109 बट्टे कॉमन डिफरेंस देखिए हर प्रत्येक का कितने का है, 10 का है। प्रत्येक पहली संख्या में 10 जोड़ दोगे तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वह कितना हो जाएगा, 10 अब +1। तो ये जो होगा वह नंबर ऑफ टर्म्स होगा। 999 में से 109 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 890। 890 को 10 से डिवाइड करोगे तो 89 अब +1 कितना हो जाएगा, 90। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 90 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 90 है। 90 ऐसी संख्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसके यूनिट डिजिट जो होंगे वह 9 होंगे। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गया है, कितना है, 90। अब मैं ये जानना चाहता हूँ 101 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। 101 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहोगे 101 से लेकर 1000 तक कुल मिलाकर 900 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं। इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए तो बनेगा टर्म जो बनेगा लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टे कॉमन डिफरेंस +1। तो नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वह 900 संख्याएँ होंगी। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कि कुल टोटल नंबर जो है वह 900 है। कितना है, 900 है, जिसमें से 90 संख्याएं जो है ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो पूछा जा रहा है कि ये जो 90 है वो इसका कितना % होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। ये जो 90 है वो 900 का कितना % होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 10% होगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था यहाँ पे। अब यहीं से पता कर सकते थे कि 90 जो है वह 900 का कितना % है, 10% है। और यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पर जब इस 101 से लेकर 1000 तक की जो संख्या आप लिखोगे
उसमें ऐसी कितनी संख्या बनेगी जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो परसेंटेज वैल्यू जो होगा वह 10% होगा। कितना होगा, 10% होगा। और ये सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 191 से 220 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में 220 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।